देखिए रिफ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे, ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन टॉपिक से कैसे अलग है। रिफ्लेक्शन टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में लाइट की जो रे थी वो टकराने के बाद, मतलब मिरर से टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो रही थी, ठीक है। लाइट की रे मिरर से टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो रही थी, जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ रही थी। ये जो फेनोमेनन है जहां पे लाइट की रे किसी मीडियम से टकराने के बाद, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मिरर है और यहां से टकराई लाइट, इधर से जा रही है लाइट, टकराई और फिर वापस इसी मीडियम में आ गई, वापस जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ गई। उस तरह की जो फेनोमेनन होती है जिसमें मीडियम सेम होता है, रिफ्लेक्शन टकराने के बाद, बाउंसिंग बैक के बाद जिस मीडियम में जा रही होती है फिर उसी मीडियम में वापस आ रही होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन अब जो हम लोग जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था, लेकिन अब जो हम फेनोमेनन पढ़ेंगे वो फेनोमेनन है जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है, वैसी केसेस में क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वहां पे लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होती है। क्या होती है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होती है। तो ये जो डेविएशन है एक्चुअल पाथ से, जब लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कुछ सर्टेन एंगल पे डेविएट हो जाए तो वो जो फेनोमेनन है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी तो दैट बेंडिंग, दैट डेविएशन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, that bending of the light ray is called as what, that bending is called as refraction, ठीक है। तो लाइट रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम one medium to another। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बेंडिंग होगी। ये जो बेंडिंग है when it moves from one medium to another, this bending from its actual path, this bending is called as refraction, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहली बात यहां पे क्या समझना है कि यहां पे दो मीडियम का होना मस्ट है, तभी रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम जरूर होगा, तभी जाके रिफ्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन कब पॉसिबल है, जब दो मीडियम वहां पे सेपरेटिंग मीडियम होना जरूरी है, तब जाके रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का एक्चुअल रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन का एक्चुअल रीजन ये है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है और वही मीडियम चेंज होने के कारण स्पीड चेंज हो जाती है। अलग अलग मीडियम चेंज होने के कारण क्या होगा, स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी, और जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो दैट चेंज इन द स्पीड ऑफ द मीडियम विल कॉज दिस बेंडिंग। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट विल कॉज बेंडिंग, और इसी बेंडिंग को हमने क्या बोला, रिफ्रैक्शन बोला। तो इसके पीछे अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि इसके पीछे रीजन क्या होगा, तो रीजन आपको क्या बोलोगे, speed of light is different in different medium।
speed of light is different in different medium, and this change in the speed of light, will cause refraction. ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है. इसके बारे में हम लोग देखें जरा किस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या क्या है. अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या क्या होती है. सबसे पहले हम लोग आ जाएं वैक्यूम में. ऑल्दो वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, बट याद रखना सबसे अच्छी बात है ना, हमें याद रखनी चाहिए. वैक्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं C से, और इसमें लाइट की जो स्पीड होगी, लाइट की स्पीड को हम लोग यहां पे डिनोट करेंगे C से. इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है. एयर में लाइट की स्पीड होती है 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज रफली इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो एयर के लिए भी हम लोग C टर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि ये रफली इक्वल है. इसलिए यहां पे भी जो है इसकी स्पीड के लिए, लाइट की स्पीड के लिए एयर के अंदर भी हम लोग C टर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि ये रफली इक्वल है. नेक्स्ट में आ जाइए वाटर में. वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है लगभग 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे VW. इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, V मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, W मतलब इन वाटर. इस तरह से लिखेंगे हम लोग VW. एक नॉर्मल ग्लास, एक सिंपल ग्लास की अगर हम बात करें, ऐसे ग्लास अलग अलग क्वालिटी का होता है, तो अलग अलग क्वालिटी ऑफ ग्लास में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी, वो जो कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा. बट हम लोग एक नॉर्मल ग्लास की बात करते हैं, एक सिंपल ग्लास की बात करते हैं, तो उस ग्लास में लाइट की स्पीड 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी, और जिसको हम लोग डिनोट करेंगे VG से. इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? VG से. यहां पे क्या इसको पढ़ा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, ये ऐसे मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि ग्लास अलग अलग तरह की होती है, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, अलग अलग तरह की ग्लास होगी, तो उसमें जो है लाइट की स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन लगभग सबकी इसी के आसपास होगी. 2 या थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के आसपास होती है. एक और जगह पे जहां पे हमें याद रखनी चाहिए, दैट इज डायमंड, और जिसमें लाइट की स्पीड होती है 1.239 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड इसको हम लोग VD से डिनोट करेंगे. D फॉर डायमंड. यहां पे D से डिनोट किया जाएगा VD. तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड. ये 5 आप याद रखिए, 5 से आपका काम चल जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी. ज्यादा की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं आगे तरीका बता दूंगा किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, चैप्टर में. लेकिन अभी ये 5 याद रखिए. देखिए ये तो आपको याद ही होगा, इसमें से ये दोनों तो याद ही होगा. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बहुत कॉमन है, तो ये तो आपको याद ही है. बच गया वाटर, ग्लास और डायमंड. वाटर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ग्लास 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डायमंड है 1.239 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये दोनों तो सिंपल हैं, इसको याद करना पड़ेगा डायमंड को. ठीक है, चलिए. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करेगी, तो वहां पे लाइट की कौन कौन सी
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जैसे यहां पे किसी भी एक मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो चेंज होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे। हमें ये याद रखना पड़ेगा लाइट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है और कौन सा नहीं होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे और कौन से कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक में किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है यहां तक में? अगर किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज ऑप्शन को यूज करके पूछें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी और कौन कौन सी चेंज नहीं होगी। नेट ऑन है क्या, देखो तो। हाँ। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक वहां पे चेंज होंगे। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज होंगे, इट विल चेंज। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? स्पीड, डायरेक्शन, वेवलेंथ, ये तीनों चीजें चेंज हो जाएगी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। लेकिन ये दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो लाइट की कभी चेंज नहीं होती। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो इट विल नॉट चेंज। याद रखना पड़ेगा। 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बहुत बार आ चुका है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होंगे। स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होगी? दैट विल बी कलर, फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे लाइट किसी भी मीडियम में एंटर करे, किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? याद रखने वाली चीजें हैं ये सब याद रखना ही होगा। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करता है तो वहां पे कैसे डायरेक्शन चेंज होगा, इस पे हम लोग आते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, वेवलेंथ वगैरह के बारे में तो आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा। लाइट की स्टडी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, पता है ना ये सबको। लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं लाइट की स्टडी को? लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रे के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट की रे के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रे ऑप्टिक्स।
जब हम लाइट की वेव के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोला जाएगा वेव ऑप्टिक्स। रे के बारे में पढ़ रहे होंगे तो रे ऑप्टिक्स, और जब वेव के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वेव ऑप्टिक्स। तो अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स के बारे में आपको क्लास 12th में समझाया जाएगा, 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करेगी, जैसे यहां पे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है एयर, और यहां से लाइट की रे ट्रैवल कर रही है वाटर में, एयर से जा रही है वाटर में। तो ये जहां पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, अगर हम उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, जो इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस रे ऑफ लाइट का जो एक्चुअल पाथ है वो अगर देखो तो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए ये एक्चुअल पाथ इसका। अगर यहां पे सेपरेटिंग मीडियम नहीं होता एयर और वाटर का, तो इस लाइट का एक्चुअल पाथ ये रहा होता। लेकिन चूंकि यहां पे सेपरेटिंग मीडियम है, अलग अलग मीडियम है, तो लाइट रे विल नॉट ट्रैवल इन इट्स एक्चुअल पाथ, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है एन डैश, कहां पे ड्रॉ किया है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस। नॉर्मल जो बनाया है हमने, कहां पे बनाया? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया है, टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल बनाया है, एन डैश। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस विल नॉट मूव टुवर्ड इट्स एक्चुअल पाथ, बट इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। So this ray of light, when it was moving from air to water, it will bend toward the normal. देखो इतने एक्चुअल पाथ से it is bending toward the normal. और नॉर्मल से जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा जितने डिग्री का, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल R। तो एंगल I is known as एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल है? दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल R जो है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट इज द एंगल बिटवीन refracted ray and normal। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में जब भी लाइट की रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो अब इसमें से किस मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे, किस मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे? समझिए, किस मीडियम को रेयर मीडियम बोला जाएगा और किस मीडियम को डेंसर मीडियम बोला जाएगा। अभी आप याद कीजिए, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या बताया था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में कितनी होती है? वो होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में कितनी होती है? वाटर में होती है लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड वाटर में और एयर में, यही बताया आपको मैंने। जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, दो मीडियम होगा हमेशा यहाँ पे, और उस दोनों मीडियम में से जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, that will always be a rarer medium। जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, that will always be a rarer medium। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, that will be known as denser medium। ठीक है,
डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी। जब भी कंपेयर करेंगे, दो मीडियम को कंपेयर करेंगे, उस दोनों मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, दैट विल बी रेयरर मीडियम। देखिए यहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो एयर विल बी अ रेयरर मीडियम। एयर विल बी नोन एज रेयरर मीडियम। और लाइट की स्पीड कम किसमें है? आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, एयर और वाटर को। देखिए लाइट की स्पीड कम किसमें है? जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, दैट विल बी नोन एज डेंसर मीडियम। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट विल मूव from a rarer medium to denser medium, it will always bend toward the normal। ठीक है, it will always bend toward the normal। और इस केस में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा ये होगा ही होगा जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, तो एंगल आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल आर। जैसे मान लीजिए ये एक सेपरेटिंग सरफेस है और यहां पे है ग्लास। ग्लास से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है वाटर में, डेंसर से रेयरर। ग्लास से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है कहां पे? वाटर में। तो जब भी रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में एंटर करेगी, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें कम है ग्लास में, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। जिसमें लाइट की स्पीड कम हो, दैट विल बी अ डेंसर मीडियम। और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, वो कौन सा मीडियम हो गया? वो हो गया एक रेयरर मीडियम। तो जब लाइट की स्पीड कम है डेंसर, लाइट की स्पीड ज्यादा है रेयरर। अब यहां पे अगर कोई रे ऑफ लाइट मूव करेगा डेंसर से रेयरर मीडियम में, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो वहां पे जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पे एक हम नॉर्मल बनाएंगे। वो नॉर्मल किससे नॉर्मल होना चाहिए? किससे 90 डिग्री पे होना चाहिए? सरफेस से। जो सेपरेटिंग सरफेस है उससे 90 डिग्री पे होना चाहिए। ग्लास और वाटर जो सेपरेटिंग सरफेस है, ये वाला जो सरफेस देख रहे हो सेपरेटिंग सरफेस, उससे नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उससे 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये हो गया नॉर्मल, जिसको हमने नाम दिया n डैश। अब इस रे ऑफ लाइट का जो एक्चुअल पाथ है, अगर आप देखो तो ये रहा इसका एक्चुअल पाथ, है ना? ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया। अब इस रे ऑफ लाइट को अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा कि दिस विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस रे ऑफ लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है, दिस एंगल जो हम यहां पे शेडेड पार्ट से ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला पॉइंट जो हम डॉट से बना रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीचे वाला जो हमने शेडेड किया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आप यहां पे देखो तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, तो क्या हो रहा है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है ना, एक्चुअल पाथ ये हो गया, ये इसका एक्चुअल पाथ हुआ, ये नॉर्मल हो गया, तो इट इज मूविंग अवे, नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। इससे पहले वाले में क्या देखा था? इट वॉज मूविंग टूवर्ड द नॉर्मल। यहां पे क्या हो रहा है? मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो whenever a ray of light will move from denser medium to rarer medium, it will bend away from normal। और जब rarer से denser में जाएगी, it will bend toward the normal। अपने एक्चुअल पाथ से वो डेविएट करेगी। किधर की ओर? या तो टूवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टूवर्ड द नॉर्मल कब? रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इस केस में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मच ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। यहाँ का केस पहले वाले केस के जस्ट अपोजिट हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, दिस एंगल इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गया। एक पेंसिल हमने पानी में रखा है, या फिर पेंसिल के जगह पे स्पून या फिर स्टिक पानी में रखा है, वो आपको टेढ़ा दिखता है, बीच में से मुड़ा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए ये वाटर की सरफेस हो गई और यहां पे कोई पेंसिल या कोई स्पून या कोई स्टिक रखा है, ठीक है। ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर और ये हो गया वाटर। यहां से देखो, कोई भी चीज हमें कब दिखती है? ये पेन आप लोग को सबको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? रीजन क्या है इसके पीछे? यहां पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पेन पे, ये पेन अपना कोई रे ऑफ लाइट इमिट नहीं कर रहा। इस पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो यहां पे टकराने के बाद आपकी आई पे आ रही है या मेरी आई पे आ रही है, तो ये पेन हमें दिख रहा है, ठीक है। कोई भी चीज हमें तभी दिखेगा, कब दिखेगा? जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद जब वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखता है और उसी से हमें वो इमेज दिखती है। अब ये पेन का जो टिप है, ये इस जगह पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं O। इस पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्यों पेन हमें टेढ़ा दिख रहा है। किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम रे कितनी चाहिए? 2 चाहिए। कोई भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम रे रिक्वायर्ड कितनी होगी? 2 होगी। 2 से कम में रे इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने कब बताया था? इमेज कैसे बनता है? इमेज बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक्चुअली करेगी या फिर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी। आप इमेज का डेफिनेशन याद करो, क्या बताया था मैंने? इमेज इज एन ऑप्टिकल फेनोमेनन व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट विल एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग। याद करो, डेफिनेशन यही बोला था ना मैंने। तो याद, जब रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करे या अपीयर करे इंटरसेक्ट करता हुआ, तो उसके लिए कम से कम इंटरसेक्शन के लिए 2 रे ऑफ लाइट होगी, तभी तो इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे हमने 2 रे ऑफ लाइट लिया जो कि यहां से आती हुई हमें अपीयर हुई। अब आ रही है मतलब ये इमिट नहीं कर रहा, यहां पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही। जो इस पेन पे आ रही है इधर से ट्यूबलाइट की लाइट, वो ट्यूबलाइट की लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो आपकी आई पे इंसिडेंट हो रही है और हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तभी दिख रहा है जब इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, सिंपल यही बात होती है। तो यहां पे भी जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो रे ऑफ लाइट यहां से वाटर में से एयर में जा रही है, मतलब वाटर कौन सा मीडियम हो गया? वाटर हो गया डेंसर मीडियम। और एयर कौन सा मीडियम हो गया? एयर हो गया रेयरर मीडियम। क्यों? क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी दैट विल बी रेयरर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी दैट विल बी अ डेंसर मीडियम। यही समझाया था आपको। तो इसका मतलब वाटर हो गया डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयरर मीडियम। यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जो यहां से O पॉइंट से आ रही है, अब O पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसका मतलब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। अगर इस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल बनाएं, देखो पहली वाली रे ऑफ लाइट पे हमने एक नॉर्मल बनाया, नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ये नॉर्मल हो गया।
नॉर्मल से अवे बेंड हुआ है ना, ये नॉर्मल है ना, ये वाला लाइन, तो नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से अवे बेंड हुआ। उसी तरह से अगर हम इस रे ऑफ लाइट की बात करें, इस रे ऑफ लाइट की, और यहां पे एक नॉर्मल बनाए, तो इट विल ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दोनों रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड की, ठीक है। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रे को देखो तो डाइवर्जिंग रे है, आगे कहीं मीट हो नहीं सकती, आगे कहीं मीट नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं, इसकी एंगल को, आगे कहीं मीट हो नहीं सकती। दोनों रिफ्रैक्टेड रे, दोनों डाइवर्जिंग रे है, देखो ये दोनों डाइवर्जिंग है, आगे कहीं मीट होगी नहीं। तो अगर हम इस रे ऑफ लाइट को मान लीजिए कि यहां से देख रहे हैं और इस रे ऑफ लाइट को यहां से देख रहे हो, तो ये रे ऑफ लाइट हमें इधर से आती हुई अपीयर होगी और ये रे ऑफ लाइट हमें इधर से आती हुई अपीयर होगी। तो O पॉइंट हमें यहां पे दिखेगा, कहां पे दिखेगा, O डैश पे दिखेगा, O डैश पे दिखेगा। और ये इस तरह से हमें, ये इस तरह से हमें दिखेगा, O पॉइंट इस तरह से दिखेगा। देखिए हम इसी डायग्राम को ना थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, सो दैट कि आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाए। यहां से दो रे ऑफ लाइट लिया, ये कहां से जा रही है, वाटर से जा रही है एयर में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इस रे ऑफ लाइट को जब हम देख रहे हैं, तो ये रे ऑफ लाइट हमें इधर से कहीं आती हुई दिख रही है, और ये रे ऑफ लाइट को जब हम देख रहे हैं यहां से, ये हमने आई की पोजीशन बताई है कि ये रे ऑफ लाइट हमें इधर से कहीं से आती हुई दिख रही है। O पॉइंट हमें कहां पे दिख रहा है, O पॉइंट हमें यहां पे दिख रहा है O डैश पे, और ये जो पेन है या स्टिक है या पेंसिल है या स्पून है, वो हमें ऐसे टेढ़ा दिख रहा है। ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है रीजन जब कोई पेंसिल, स्पून, स्टिक जो वाटर में रखा वो हमें टेढ़ा दिखेगा, appears to be bent। एक्चुअल रे ऑफ लाइट इधर गई, बेंड अवे फ्रॉम हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट को जब हम देख रहे हैं तो हमें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। तो जहां अपीयर हो रही है O पॉइंट हमें वहीं पे दिखा, O डैश पे दिखा, और ये पेन, पेंसिल या स्पून या स्टिक जो भी है वो हमें टेढ़ा दिख रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग आते हैं सेकंड एग्जांपल में। यहां तक क्लियर है, ये क्लियर है सबको डायग्राम? कुछ पूछना है किसी को? चलिए अब हम लोग सेकंड डायग्राम में आते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो होती ज्यादा है, लेकिन अपीयर हमें कम होती है। यह आपने सब ने देखा होगा कि स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन हमें दिखती कम है, अपीयर कम होती है। उस सिचुएशन को अब हम लोग समझने वाले हैं कि डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस। ऐसा क्यों होता है? डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल appears less। स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो हमें कम अपीयर होती है। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि ये स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल का एक्चुअल डेप्थ है। स्विमिंग पूल में इतना पानी है और ये है स्विमिंग पूल का एक्चुअल डेप्थ। इसके बॉटम में यहां पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं O, जो कि हमें ऊपर दिखेगा। एक्चुअल डेप्थ तो यहां पे है, लेकिन हमें दिखना है, हमें ये दिखेगा, अपीयर होगा ऊपर, अपीयर्स लेस। ऐसा क्यों?
चलिए यहां से भी दो रे ऑफ लाइट हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, दो रे ऑफ लाइट हम लोग कंसीडर करेंगे। जो डेप्थ को देख रहे हैं, तो डेप्थ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वाटर से एयर में आ रही है, वाटर से एयर में आ रही है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो यहां पे बनेगा, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो यहां पे बना। ये रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रही है, मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो एक्चुअल पाथ में नहीं जा करके इट इज बेंडिंग अवे। ये रे ऑफ लाइट जो है इट विल आल्सो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्चुअल पाथ में नहीं जा करके इट इज आल्सो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर हम इस रे ऑफ लाइट को मान लीजिए यहां से देखें, तो इस रे ऑफ लाइट को आप जब देखोगे तो ये इधर से कहीं से आती हुई अपीयर होगी, और इस रे ऑफ लाइट को अगर आप देखोगे तो ये रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आती हुई अपीयर होगी। दोनों डाइवर्जिंग रे है, देखिए आप दोनों रे को देखो, दोनों डाइवर्जिंग रे है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। इस रे ऑफ लाइट को हम देख रहे हैं तो ये यहां से आती हुई देख रही है, ये रे ऑफ लाइट को हम देख रहे हैं तो ये यहां से आती हुई दिख रही है। ओ पॉइंट हमें ओ पे तो दिख ही नहीं रहा है, ओ पॉइंट हमें दिखा कहां, ओ डैश पे। ओ पॉइंट ओ डैश पे दिख रहा है, तो ओ के बगल में वो इसके बगल में दिखेगा, उसके बगल में जो रे पॉइंट होगा वो यहां पे दिखेगा, उसके बगल में जो पॉइंट होगा वो यहां पे दिखेगा। मतलब पूरी की पूरी जो लोअर सरफेस है वो हमें ऐसे दिखेगी, इस तरह से। तो एक्चुअल डेप्थ भले इतना हो, लेकिन हमें जो डेप्थ अपीयर होगा वो इतना ही अपीयर होगा। ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ जो है वो ये हो गया, जहां पे ओ पॉइंट हमें दिख रहा है। ओ पॉइंट हमें जहां पे दिख रहा है दैट विल बी द अपरेंट डेप्थ। समझ में आ गई बात? रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ बोल लो या एक्चुअल डेप्थ बोल लो, वो तो इतना है, लेकिन अपरेंट डेप्थ अगर देखोगे तो वो इतना है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस, होती ज्यादा है लेकिन अपीयर कम होती है। बिल्कुल सेम यही फेनोमेनन आएगा। आप मान लो कोई ग्लास स्लैब ले लो, या जैसे मान लो पेपर वेट है, पेपर वेट ग्लास का बना, ग्लास का कोई पेपर वेट है, आप उसको किसी कॉपी पे रख देते हो, या आपके अगल बगल कहीं पेपर वेट है तो आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो, उसको किसी पेपर पे या बुक पे रख दो। बुक्स पे जो लेटर्स रिटन हैं दैट विल अपीयर लेसर एट लेसर हाइट। एक्चुअल डेप्थ उसकी ज्यादा है, लेकिन उसका जो अपरेंट डेप्थ आपको फील होगा वो कम दिखेगा। दैट इज ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये ऐसा अपीयर हो रहा है। ठीक है, क्लियर सबको? कुछ पूछना है किसी को यहां से? यहीं से एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसी जगह से मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको कि रियल डेप्थ क्यों ज्यादा होता है और अपरेंट डेप्थ क्यों कम होता है। अब यहीं से मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां पे हम दूसरा ले लें। एक कॉइन जो कि किसी स्विमिंग पूल में नीचे या किसी बकेट में पानी के अंदर यहां पे रखा हुआ है, ये है कॉइन। टॉपिक अब हमारा है अ कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन पुट इन अ वाटर फुल बकेट। एक कॉइन है यहां पे,
और ये अपीयर आपको कहां पे होगा, ये आपको अपीयर होगा यहां पे। कॉइन तो है बॉटम पे, लेकिन अपीयर कहां पे हो रहा है, यहां पे अपीयर हो रहा है। ये हो गया इसका अपरेंट डेप्थ। दिस इज द रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ ऑफ द कॉइन, एंड दिस इज द अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। सेम फेनोमेनन, सब कुछ सेम, डायग्राम भी सेम, सब कुछ सेम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जैसे हम दो केस यहां पे ले लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर में। आपको मैंने बताया था जब भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में मूव करेगी, मतलब ये रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर में बेंड करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की टुवर्ड मुड़ जाएगी। और ये हो जाएगा इसका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है। एक दूसरा केस हम लेते हैं, जब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जा रही है। एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, ग्लास से ये जा रही है वाटर में। तो ऐसी केस में मैंने बताया था आपको कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, this ray of light will bend away from her. This is angle I and this is angle R. ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ में आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। लेकिन आपको इस नॉर्मल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नॉर्मल कहां पे? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किससे नॉर्मल? टू द सरफेस, lie in a same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब के सब एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, सब के सब एक प्लेन में आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों की प्लेन हमेशा एक होगी। जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अगर हम एक यहाँ पे नॉर्मल भी ले लें, चलिए ये नॉर्मल भी बना लें, तो सबकी प्लेन, जैसे इस तीनों की अगर आप प्लेन देखो तो इस तीनों की प्लेन हमेशा एक प्लेन होगी। ठीक है, इस तीनों की प्लेन हमेशा एक प्लेन होगी। ये प्लेन हमेशा एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। अगर इंसिडेंट रे को चेंज कर देंगे तो नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे भी चेंज हो जाएगा, और सब फिर से एक प्लेन में आ जाएगा। प्लेन हमेशा एक ही होगी, प्लेन हमेशा कभी भी अलग नहीं होगी। तो जैसे एक्स एक्सिस में है तो सब एक्स प्लेन में, वाई में है तो सब वाई प्लेन में, सब के सब एक ही प्लेन में। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड लॉ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और वो है लॉ क्या है, सुनिए। जो सेकंड लॉ है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और ये लॉ क्या है
किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस divided by sine of angle of refraction will always be a constant for given pair of medium। पहले मुझे इसको समझाने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन पूछिए। ये सेकेंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम इस दोनों मीडियम के पेयर की बात कर रहे हैं, कब एयर से वाटर की बात कर रहे हैं, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में मूव कर रही है उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। वैसी कंडीशन में क्या होगा कि इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए और इस डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस दोनों मीडियम के लिए। किस मीडियम के लिए? जब भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगी, एयर से वाटर में एंटर करेगी, तो उसका जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी? वो हमेशा होगी 4/3 which is equal to 1.33 ही होगा। ये एक कांस्टेंट होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए। जब भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगी, तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा, सच दैट कि इसके साइन का रेशियो और इसके साइन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। मतलब ये दोनों उसी रेशियो में चेंज होगा, सो दैट कि इसका और इसका अगर हम साइन का रेशियो ले लें तो वो हमेशा कितना आएगा? 4/3 आएगा। दैट विल बी 1.33 ही आएगा इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए। लेकिन अगर हम इसी में डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, जैसे अभी एयर से वाटर में जा रही है, अगर हम इसी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें और अब ये वाटर से एयर में जाए, अगर ये वाटर से एयर में जाए, तो अब उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जस्ट रिवर्स हो गया, है ना। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। बोल रहा था कि जब भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगी, जब कभी भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगी, वैसी कंडीशन में इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की वैल्यू का जब हम रेशियो बनाएंगे, तो ये रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए और इस डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के। और ये रेशियो कितना होगा? ये रेशियो होगा हमेशा 4/3, जो अलग अलग मीडियम की पेयर के लिए अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कैसे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो मैं आगे अभी समझाने वाला हूं आपको। तो इसकी रेशियो क्या आएगी? हमेशा 4/3 आएगी, जिसकी की वैल्यू 1.33 होगी। लेकिन अगर इसी को हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें, मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट अब इधर से जा रही है, तो इधर से जा रही है तो ये इसका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब वैसी कंडीशन में क्या होगा कि ये एंगल आई हो गया और ये क्या हो गया? एंगल आर हो गया। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे जो कांस्टेंट होगा ये 4/3 नहीं रहेगा, बल्कि रिवर्स होकर के क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3/4 होगा। तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ ये मीडियम की पेयर पे भी डिपेंड करेगा। डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा और मीडियम की पेयर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहां पे वैल्यू 4/3 थी, डायरेक्शन को रिवर्स कर देने से, अब यही डायरेक्शन रिवर्स कर देने से अब जो है उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। ठीक है,
डायरेक्शन को पे भी डिपेंड करेगा ये कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इसी को एक बार फिर से समझिए। अब जैसे यहां पे हम लेते हैं ग्लास से रे ऑफ लाइट जा रही है कहां पे, वाटर में। अब इस कंडीशन में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर आप कांस्टेंट निकालोगे, इस दोनों का कांस्टेंट निकालोगे, तो इसके कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, वो हमेशा कितनी आएगी, आएगी 8/9, हमेशा 8/9 ही आएगी। अब ये वैल्यूज कैसे आती है वो मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं कि किस तरह से ये वैल्यू आती है। लेकिन अगर इसी में आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो अब वही वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/8 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन को रिवर्स कर देने से उसकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। तो जो ये कांस्टेंट आता है एक पर्टिकुलर मीडियम की पेयर के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, इसी कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।